और आप लोग अभी से ही तैयार रहिए। ये सोचिएगा कि लास्ट टाइम में कर लेंगे, अभी बहुत बच्चा इग्नोर भी कर रहा है, देख लीजिएगा, उसको पता चल जाएगा लास्ट टाइम में क्या होता है। दरोगा इतना आसान नहीं है कि 2 दिन पढ़ लिया और खेल करके दरोगा बन जाए, ऐसा है नहीं, आपको मेहनत करना पड़ेगा साहब। चलिए, ये बायोलॉजी का जो बिहार दरोगा का मुख्य परीक्षा हुआ था 2022 में, उसका सवाल है। और सवाल हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ से पूछा गया, किस ढंग से पूछा गया है। ठीक है साहब, देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, पहला सवाल है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। देखिए, यहाँ से हर बार सवाल पूछा जाता है, एकदम हर बार, चाहे वो बीपीएससी हो चाहे दरोगा हो, हर बार सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सा एंजाइम किसका पाचन करता है। यहाँ से बिल्कुल सवाल पूछा जाता है। तो हम लोग इस टॉपिक को भी कर लेंगे, आमाशय से कौन सा निकलता है, अग्नाशय से कौन सा एंजाइम निकलता है, उसका कार्य क्या होता है, लास्ट में हम लोग करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल उन एंजाइमों को पढ़ेंगे जो एंजाइम इसमें दिया गया है। तो पहला है, निम्न में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। स्टार्च के पाचन से संबंधित है, आए समझ बात है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एमाइलेज। इसका आंसर हो जाएगा एमाइलेज। आंसर क्या हो जाएगा इसका, एमाइलेज हो जाएगा। ठीक है साहब। चलिए, अब देखिए हम लोग इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, स्टार्च को हम लोग क्या बोल सकते हैं हिंदी में, हाँ, मंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मंड बोलते हैं। कई बार आपको हिंदी में भी दे देगा, इसको क्या बोलते हैं, मंड बोलते हैं। आए समझ में। अंदर चेयर होगा, अंदर चेयर है क्या, टूल है क्या, टूल यहाँ ले लीजिए। चलिए साहब, तो स्टार्च को हिंदी में क्या बोलते हैं, मंड बोलते हैं। और स्टार्च क्या करता है जानते हैं, स्टार्च जो है, स्टार्च को एमाइलेज जो है ये एंजाइम है। क्या है ये, एंजाइम है। एमाइलेज जो है ये एंजाइम है। और ये जो निकलता है, कहाँ से निकलता है बताइए, आमाशय से निकलता है। और ये करता क्या है कि स्टार्च जो मंड होता है ना, इसको पाचन करके इसको बदल देता है माल्टोज में। किस में बदल देता है, माल्टोज में। अच्छा, हमारे शरीर को ऊर्जा कैसे प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, हम लोग कभी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन क्या कार्बोहाइड्रेट ही हमें ऊर्जा दे देगा क्या, नहीं। हम क्या बताएं कि जब हम लोग देखते हैं कि कभी कभी होता है कि थक जाते हैं या दौड़ने जाते हैं तो बोलते हैं ग्लूकोज पी लो। क्या कहते हैं, ग्लूकोज पी लो बोलते हैं ना। तो ग्लूकोज पीने का मतलब है कि एनर्जी, हमको ऊर्जा कौन दे रहा है, ग्लूकोज दे रहा है। तो इसका मतलब जो भी हम खाद्य पदार्थ खाएंगे, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो शर्करा हो, चाहे वो मंड हो, स्टार्च हो, सब कन्वर्ट किस में होगा, ग्लूकोज में होगा। और ग्लूकोज में होगा तभी तो हमको एनर्जी मिलेगा। आ रहा समझ बात है। तो इसका मतलब जो भी एंजाइम होगा वो एंजाइम किस प्रोसीजर में लाएगा, ग्लूकोज में बदलने का। हाँ, सारे एंजाइम ग्लूकोज में नहीं बदल पाएगा, लेकिन वो परिस्थिति में वो ला देगा कि दूसरा एंजाइम उसको क्या कर दे, ग्लूकोज में बदल दे। जैसे कि आप देखिए, यहाँ पर है स्टार्च जिसको बोलते हैं मंड, इसको क्या करता है, एमाइलेज बदल देता है इसको माल्टोज में। किस में बदल देता है, माल्टोज में, क्योंकि इसके पास कैपेसिटी नहीं है कि ग्लूकोज में बदलेगा। ऐसा बात है, इसके पास कैपेसिटी नहीं है कि ये ग्लूकोज में बदलेगा, ये बदल देता है माल्टोज में। अब क्या होता है कि माल्टोज जो होता है, माल्टोज को माल्टेज एंजाइम ये बदल देता है उसको ग्लूकोज में। अब देखिए एनर्जी मिल गया। ऐसा में कि स्टार्च को एमाइलेज बदल दिया माल्टोज में, और माल्टोज को माल्टेज एंजाइम बदल दिया ग्लूकोज में। अब हमको क्या मिल गया, एनर्जी मिल गया। ऐसा बात है। तो हो सकता है कि आज पूछा कि स्टार्च का पाचन कौन करता है, तो एमाइलेज करता है। इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्च का पाचन कौन कर रहा है, एमाइलेज अगर नहीं होता तो क्या माल्टोज में बदलता, क्या नहीं बदलता। हो सकता है कल पूछ दे आपको माल्टोज को ग्लूकोज में कौन बदलता है, क्या बोलते हैं, माल्टेज बदलता है। ठीक है ना। अब देखिए प्रोटीन हम लोग लेते हैं, तो प्रोटीन का पाचन किस प्रकार से होता होगा। प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन को क्या करता है, पेप्सिन, ये पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को बदल देता है पेप्टोन्स में और प्लस पॉलीपेप्टाइड्स में। किसमें, प्रोटीन को पेप्सिन बदलता है पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में। और ऐसा बात है।
चलिए, और सारे प्रक्रिया है, ये सारे प्रक्रिया किस में बदलने का, ग्लूकोज में बदलने का, तभी तो हमें एनर्जी मिल पाएगा। चलिए उसके बाद देखिए वसा, वसा जिसको फैट बोलते हैं, ये जो है सो इसको ना एस्टीएप्सिन क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड में, वसीय अम्ल जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वसीय अम्ल, इसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और प्लस ग्लिसरॉल में, किसमें, ग्लिसरॉल में इसको कन्वर्ट कर देता है। तो याद रखिएगा कि एस्टीएप्सिन जो होता है वसा का क्या करता है, पाचन करता है। हो सकता है सवाल पूछ दे पाचन के हिसाब से, या पूछ देंगे कि वसा को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में कौन बदलता है, तो क्या बोलेंगे, एस्टीएप्सिन। ठीक है ना साहब। उसके बाद देखिए वसा, वसा पर अगर लाइपेज एंजाइम आएगा, ये भी एंजाइम है, लाइपेज, लाइपेज आएगा तो ये भी क्या कर देगा, इसको ग्लिसरॉल में और वसीय एसिड में कन्वर्ट कर देगा, दोनों करेगा, ऐसा में। और सबसे अधिक बार पूछा जाएगा आपको, यहाँ से पूछा जाएगा इसके बारे में, लाइपेज के बारे में, वसा का पाचन कौन करता है, या वसा को ग्लिसरॉल में एवं वसीय अम्ल फैटी एसिड में कौन कन्वर्ट कर देता है, क्या बोलेंगे, लाइपेज। आ रहा समझ बात है। चलिए उसके बाद है सुक्रोज, सुक्रोज को सुक्रेज नामक एंजाइम, ये जो आप देख रहे हैं एरो के ऊपर में, ये सारे एंजाइम है, ये जो है सो सुक्रोज को सुक्रेज किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में, और किसमें, फ्रक्टोज में, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में, ऐसा में। तो देखिए यहाँ भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ से भी हमें क्या मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगा, ऐसा बात है। कभी कभी हम ऑयली चीज़ बहुत खा लेते हैं ना, तो आपको थोड़ा देर के बाद लगेगा बहुत एनर्जी, कभी कभी चिकन उकन खा लेते होंगे, थोड़ा देर के बाद और शरीर में बल अटेगा नहीं, देवाल वाल तोड़ दें, है कि नहीं, ऐसा क्यों, क्योंकि आपके अंदर क्या हो गया कि ऑयली पदार्थ चला गया, और ऑयल जितना भी तेलीय पदार्थ होगा ना, घी तेल डालडा जितना भी है, उसमें वसा होता है, फैट होता है, ठीक है ना। इसलिए जो देखिएगा कि बहुत हेल्दी हो जाएगा, डॉक्टर वॉक्टर कहेगा फैटी चीज़ नहीं खाओ, मतलब क्या, तेल पक चीज़ जो खाना क्या है बंद कर दो, क्योंकि तेल पक जो ही खाइएगा ना, तो वसा क्या करता है, वो एडिपोज उत्तक बना लेता है। जितना वसा खाइएगा ना, जितना फैटी चीज़ खाइएगा, वो क्या करेगा, एडिपोज उत्तक बना लेगा, और एडिपोज उत्तक जो होता है ना, जिसको चर्बी बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में, एडिपोज उत्तक ही होता है। तो जितना एडिपोज उत्तक की मात्रा बढ़ेगी, उतना आपका चर्बी बढ़ जाएगा। तो पहले रहिएगा साइकिल के टायर जैसा, बाद में हो जाइएगा जेसीबी के टायर जैसा, ऐसा बात है, जितना ऑयल खाइएगा उतना। चलिए अगला है साहब, गलत बोल दिए क्या, नहीं बोले, सही बोले ना। और लड़की लोग के खास करके देखते हैं कि पढ़ती लिखती रहेगी तो पतली रहेगी, साइकिल के जैसन, साइकिल का, शादी विवाह हो जाता है तो काम तो करना पड़ता नहीं है, घर में खाते रहती है तेल पक चीज, हो जाती है एकदम से। ऐसे नहीं बोलना, मानहानि का केस हो जाएगा तुरंत में, मानहानि तुरंत लग जाएगा साहब। देख रहे हैं अभी मानहानि में गया ना, तो तुरंत मानहानि चढ़ा देगी। चलिए अगला है अग्नाशय से, अग्नाशय से कई एंजाइम, अग्नाशय से कई एंजाइम स्रावित होते हैं, जैसे कि ये सारे अग्नाशय से होगा, जैसे कि ट्रेप्सिन, इंसुलिन, एमाइलेज, न्यूक्लियेज, ये सारे किससे होता है, अग्नाशय से। और अग्नाशय से इंसुलिन के बारे में सर्वाधिक पूछा जाता है। तो इंसुलिन जो होता है ना, ये क्या कहाँ से निकलता है, अग्नाशय का जो पैंक्रियाज होता है, वहाँ का जो कौन सा सेल, बीटा सेल, बीटा सेल होता है, वहाँ से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। देखिए जैसे कि ये अग्नाशय हो गया, मान लीजिए ये अग्नाशय हो गया, ठीक है ना, तो इसमें देखिए एक पैंक्रियाज होता है, ठीक है ना, पैंक्रियाज होता है, और इसमें बीटा सेल होता है, छोटा छोटा ना, और एक नहीं होता, कई होता है, समझ रहे हैं ना, बीटा सेल होता है। और यही बीटा सेल क्या करता है, यहाँ से क्या निकालता है, इंसुलिन का निर्माण करता है। पैंक्रियाज हो गया, और पैंक्रियाज इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैंक्रियाज, अग्नाशय को भी, ठीक है ना। और यहाँ से पैंक्रियाज एक पार्ट भी होता है इसके अंदर में, और ये जब क्या होता है, क्या निकालता है, ये इंसुलिन निकालता है। और इंसुलिन जो होता है ये शर्करा का पाचन करता है, किसका पाचन करता है, शर्करा का। शर्करा मतलब समझ रहे हैं, शर्करा, शर्करा इसका पाचन करता है, मतलब आप बोलिए तो शर्करा प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज दोनों का पाचन करता है। शर्करा ग्लूकोज मतलब जो चीनी वगैरह हम लोग खाते हैं ना, मीठास वाला चीज, उसका पाचन कौन करता है, इंसुलिन करता है। कौन करता है, इंसुलिन करता है। और इंसुलिन जो होता है ना कभी कभी इंसुलिन का सुई देखें कभी किसी को लगाते हुए, देखिएगा कि गाढ़ा होता है, चाशनी के जैसा। और ये इंसुलिन की प्रकृति है, क्या होता है, ये जेली होता है, गाढ़ा होता है। और ये जब निकलता है तो इसका काम क्या है,
शर्करा को पचाना। क्या काम है इसका? शर्करा को पचाना। अब ये जाएगा शर्करा को पचाने के लिए, निकलेगा पैंक्रियाज से। समझ में आ रहा बात है? ये पैंक्रियाज का जो बीटा सेल है यहाँ से निकला, इसका काम कौन सी है? शर्करा को पचाना। ये आ करके बैठल रहेगा, आओ शर्करा तो हम पचावेंगे। आए समझ बात है? अब बताइए कि अगर शर्करा, डायबिटीज क्यों होता है ये समझा रहे हैं हम। डायबिटीज क्यों होता है? लोग कहता है कि चीनी मत खाओ डायबिटीज हो जाएगा। याद रखिए, चीनी अगर नहीं खाइएगा ना अगर, तब आपको डायबिटीज हो जाएगा। चीनी खाना चाहिए, लेकिन डायबिटीज अगर हो गया तब चीनी नहीं खाना चाहिए। मान लीजिए आप चीनी नहीं खा रहे हैं, आपके यहाँ से क्या निकल रहा है? इंसुलिन निकल रहा है। आप चीनी नहीं खा रहे हैं तो इसका मतलब शर्करा आप अधिक नहीं ले रहे हैं। शर्करा जब नहीं लीजिएगा तो ये तो इंसुलिन का काम क्या है? पचाना। ये मुलुड़ मुलुड़ देखते रहेगा कि आओ शर्करा तरफ पचावेंगे, और हम शर्करा दे ही नहीं रहे, खा ही नहीं रहे, तो क्या होगा? ये धीरे धीरे जमना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जमना शुरू हो जाएगा। इंसुलिन निकलते जाएगा। और अब देखते हैं ना कि कोई भी चाशनी वगैरह या कुछ भी आप बहुत देर तक रख देते हैं, बहुत दिन तक रख देते हैं, क्या हो जाता है? जम जाता है। तो इसका उसी तरह से इसका नेचर होता है। ये गाढ़ा होता है, उसका नेचर उसी तरह से होता है। ये जमना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। जो ही जमना शुरू हो जाएगा तो यहाँ से निकल रहा है शर्करा, इसको मिल ही नहीं रहा, ये जमना शुरू हो गया। जमते 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 जिस ग्रंथि से निकल रहा है पूरे ग्रंथि को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जो बीटा सेल से निकलती है ना, वहाँ भी जम जाएगा। अब बताइए कि ये भी जम जाएगा तो अब क्या निकल पाएगा क्या इंसुलिन? नहीं निकल पाएगा। अब आप थोड़ा भी चावल खाइए, रोटी खाइए, थोड़ा भी मात्रा में अगर उसमें शर्करा होगा, शर्करा होता ही, आप चावल को ऐसे ही खाइए, हल्का धीरे धीरे चबा चबा के आपको मिठास महसूस होगा। रोटी को खाइए तो मिठास महसूस होगा। इसका मतलब है कि उसमें क्या होता है? शर्करा होता है। अब आप थोड़ा भी शर्करा अगर खाइएगा तो इंसुलिन आपका निकल ही नहीं रहा है, तो क्या होगा? वो जो है शर्करा अब पाचन नहीं हो पाएगा उस शर्करा का, और वो शर्करा धीरे धीरे हमारे ब्लड में मिल जाता है। और ब्लड में जो ही मिल गया तो इसका मतलब हमको क्या हो गया? डायबिटीज हो गया, चीनी हो गया। उसके बाद चीनी खाना आप क्या कर दीजिए? बंद कर दीजिए। तो इसका मतलब है कि अगर डायबिटीज नहीं है तो उससे पहले थोड़ा बहुत मीठा चीज़ खाइए। ये नहीं कि एकदम मीठा खाना बंद। और देखिएगा कि जो स्टार्टिंग में बिल्कुल मीठा खाना बंद कर देता है ना शुरू में, कि नहीं मीठा हमको नहीं बढ़िया लगता है, उसको देखिएगा कि डायबिटीज अधिक होता है। हाँ, और दूसरी बात, उम्र जब बढ़ जाता है लोगों को, क्यों होता है जानते हैं? एक तो टेंशन के वजह से, दूसरी बात भागदौड़ जीवन के कारण, तीसरी बात जब उम्र बढ़ जाता है ना लोग, तो देखिएगा कि वो चिकन फट हो जाता है। हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, मतलब मीठा चीज़ तो खेबे नहीं करेगा। लगेगा कि मीठा चीज़ खाली बच्चे बनल होता है, समझ रहे? वो खाना बंद कर देंगे। अब जब खाना बंद कर देंगे, स्वाभाविक बात है कि इंसुलिन का काम नहीं हो रहा है, तो इंसुलिन जमना शुरू होगा। इंसुलिन जमना शुरू होगा, धीरे धीरे इंसुलिन का बनना बंद हो जाएगा। ऐसा बात है। सेम यही चीज़ है। तो इस तरह से चलिए, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? मधुमेह, जिसको बोलते हैं डायबिटीज। क्या बोलते हैं इसको? डायबिटीज, मधुमेह या डायबिटीज। और इंसुलिन जब अधिक हो जाए, कोई भी अति नहीं होना चाहिए, ना अति होना चाहिए, ना क्या कहते हैं कम होना चाहिए, बराबर में होना चाहिए। अगर अति हो जाएगा इंसुलिन, तब आपको एक बीमारी हो जाएगी, और वो कहलाएगी कौन सा? हाइपोग्लाइसेमिया। क्या? हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया रोग होता है। ठीक है साहब। चलिए, उसके बाद है कि इंसुलिन अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीपिका के बीटा कोशिका से स्रावित होती है। और इंसुलिन का जो खोज किया है, कौन क्या है? फ्रेडरिक बेंटिंग। कौन क्या है? फ्रेडरिक बेंटिंग। क्लियर है साहब? तो इतना चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखना है। बाकी जब होगा लास्ट में, जब पूरे प्रीवियस ईयर को कर देंगे, तब इस तरह के टॉपिकों को पूरा क्लियर से पढ़ेंगे, अग्नाशय के बारे में, अमाशय के बारे में, क्योंकि हर बार सवाल यहाँ से आता है साहब। चलिए अगला देख लेते हैं साहब। आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से क्या होता है? तो आयरन की कमी से हो जाएगा एनीमिया रोग। कौन सा रोग? एनीमिया रोग हो जाएगा आयरन की कमी से। चलिए, हो सकता है कि अगर आयरन आज ये आयरन पूछ दे, तो कल हो सकता है कि विटामिन के की कमी से क्या हो सकता है, विटामिन सी की कमी से क्या हो सकता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है। हो सकता है कि रोग का लक्षण पूछ दे, क्या हो सकता है इस रोग में। समझे? हो सकता है कि आज आयरन की कमी पूछ दिया, कल पूछ देगा कि आयरन की अधिकता हो जाए, आयरन अधिक हो जाए, तब क्या हो सकता है, ऐसा पूछ सकता है ना। तो चलिए साहब देख लेते हैं थोड़ा सा कि अगर ये आयरन की कमी पूछा है तो एनीमिया हो गया, और आयरन की अधिकता हो जाएगा तब ये क्या हो सकता है। चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इससे जुड़ा हुआ चीजें। चलिए, तो हीमोग्लोबिन के कम मात्रा होने पर
रक्तहीनता, हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्तहीनता, ठीक है साहब। और इसे क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में? एनीमिया हो जाता है। जबकि अगर आयरन की वृद्धि हो जाए, समझिएगा कि आयरन की अगर आपकी कमी हो जाएगी तो आयरन की कमी होने के बाद आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। चाहे तो आयरन की कमी बोले तो कौन सा रोग? एनीमिया रोग। और चाहे बोलेगा कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो बना होता है किससे बना होता है? आयरन से बना होता है। हीमोग्लोबिन में किसकी मात्रा होती है अधिक? आयरन की मात्रा अधिक होती है। जब आयरन की मात्रा अधिक होती है, हीमोग्लोबिन आयरन से बना हुआ होता है, तो इसका मतलब है कि आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी, हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया रोग हो जाएगा। आ रहा समझ बात है? चलिए अब देखिए, आयरन अधिक हो जाए, हम क्या बोले कि अति कोई भी चीज नहीं होना चाहिए। अति ना इंसुलिन, कोई भी हार्मोन, कोई भी चीजें आप खूब पढ़ रहे हैं, 24 घंटा पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में सूत जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि हार्म करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। और आप पे कोई पढ़ ही नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं, पूरा एयरफोन लगा करके रात दिन एकदम भजन सुन रहे हैं, ऐसा नहीं बात है, तो क्या लगता है कि वो भी उसमें एग्जाम पास हो जाएगा क्या? ना अति ना होना चाहिए, ना कम होना चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट होना चाहिए उतना होना चाहिए, बैलेंस करके रखना है, नहीं तो साहब गड़बड़ा जाएगा, है कि नहीं? तो देखिए, जबकि अधिकता यानी वृद्धि से क्या हो जाएगा? पॉलीसिस्थेमिया, क्या हो जाएगा? पॉलीसिस्थेमिया हो जाएगा, अगर अधिक हो गया आयरन या फिर क्या कहते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है साहब। चलिए अब देखिए, कुछ विटामिन का रासायनिक नाम लिख दिए हैं और इस विटामिन से होने वाले रोग, ठीक है साहब, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। चलिए, क्योंकि अगर अभी आयरन से पूछा है तो कल हो सकता है विटामिन से जुड़ा पूछ सकता है, ठीक है साहब, तो इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। चलिए, पहला है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम आप लोग सब जानते हैं, क्या होता है? रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। ऐसे प्रायः जो होता है ना 4-5 विटामिन, जैसे कि विटामिन ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, ये 4-5 विटामिन को प्रायः पूछा जाता है। ऐसे पूछा तो सब जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नॉर्मली कम से कम इसको एकदम कंठाग्र रखना है, कभी भी किसी भी समय पूछ सकता है, ठीक है साहब। तो याद रखिएगा, रथ एक ट्रॉफी, क्या याद रखिएगा? इसमें बोल्ड है, इसमें रथ एक ट्रॉफी, ठीक है। तो रा से हो गया, देखिए ए बी सी डी ई के, ठीक है ना, ए बी सी डी ई के, ठीक है ना। तो इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि लगेगा कि आप आत्मसात कर लिए हैं, लेकिन बाद में पता चलेगा कि कैल्सीफेरॉल टेकोफेरॉल में कौन होगा, यही कन्फ्यूजन आ जाता है, ऐसा में। तो याद रखिएगा, ए हो गया, रा हो गया तो क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। बी हो गया विटामिन बी, थायमिन। और सी हो गया तो एस्कॉर्बिक। और डी हो गया तो कैल्सीफेरॉल। क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल। और ई हो जाएगा तो टेकोफेरॉल। और क्या हो जाएगा तो फिनोक्यूनोन, फिनोक्यूनोन, ठीक है ना। तो इसको क्रम से आप याद रखिएगा। अगर लगता है कि जो इस ढंग से याद रह पाएगा तो रख सकते हैं, बाकी आपको जैसे रखना है याद, बस याद रखना है और एग्जाम में जाके उगल देना है सब, ठीक है ना साहब। चलिए, विटामिन ए, इसको क्या बोलेंगे? रेटिनॉल। अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तब कौन सा हो जाएगा आपको? रतौंधी हो जाएगा और जीरोप्लेथेसिमिया। क्या हो जाएगा? जीरोप्लेथेसिमिया, ठीक है, ये बीमारी हो जाएगी। रतौंधी ये किसकी बीमारी है? रतौंधी मतलब क्या होता है बताइए? क्या होता है? और रात में सूझता नहीं है। चलिए, सब लोग जानता हो, सब लोग जान रहा है, लगता कुछ असर है क्या? अच्छा, विटामिन B1 इसको क्या बोलते हैं? थायमिन। विटामिन B1 इसको बोलते हैं थायमिन। और इसके कमी से होता है बेरी बेरी रोग। कौन सा रोग? बेरी बेरी रोग। इसका लक्षण क्या होता है? बेरी बेरी रोग का बोलिए। नहीं, जो आप बोल रहे हैं ना, बोलिए। हाँ, सही बात बोल रहे हैं कि बेरी बेरी रोग में क्या होता है कि हाथ पैर का फूलना शुरू हो जाएगा, आपको सांस लेने में परेशानी हो जाएगा, चकता आपको निकल जाएगा जगह जगह, समझ रहे? तो ये सब चकता होता है ना, वो निकल जाएगा। ये किस में होता है? वेरी वेरी रोग। आपके बॉडी में पूरा दर्द करेगा, समझ रहे हैं? ये सारे इसका क्या होता है? लक्षण होता है। चलिए, उसके बाद चलाते हैं विटामिन B2। विटामिन B2 इसका जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है? राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। और इससे क्या होता है कि त्वचा आपका फटना शुरू हो जाएगा और जीभ फटना शुरू हो जाएगा। विटामिन B2 की कमी से त्वचा आपका फटना शुरू हो जाएगा, नहीं हाथ पैर फटना शुरू हो जाता है, ठंडी में हो जाता है। नहीं, ठंडी में किसी किसी को देखिएगा, गर्मी ठंडी कुछ नहीं बुझाता, सब दिन फटते फटते रहता है। तो चलिए, त्वचा और जीभ इसका फटना किसके कमी से?
विटामिन B2 जिसको क्या बोलते हैं राइबोफ्लेविन, ठीक है ना। विटामिन B3 इसको बोलते हैं नियोसिन, क्या बोलते हैं नियोसिन। विटामिन B3 क्या बोलते हैं इसको नियोसिन। और इसके कारण क्या होता है पेलाग्रा, पेलाग्रा देखिए पिलिया अलग है पेलाग्रा अलग है, समझ रहे हैं पेलाग्रा अलग है। और इसको बोलते हैं त्वचा दाद, क्या बोलते हैं त्वचा दाद, आया समझ में त्वचा दाद होता है ये। और इसके साथ साथ 4D सिंड्रोम, क्या होता है 4D सिंड्रोम। 4D सिंड्रोम को डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं, डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है और गुणसूत्र की संख्या 46 होता है ना 47 हो जाएगा, तब बच्चा कैसा होगा जानते हैं समान जैसा होगा ना, समान जैसा बच्चा नहीं होगा, वो अल्प विकसित होगा, उसका मंद बुद्धि का बच्चा हो जाएगा, बुझने खूब नहीं आएगा, आ रहा समझ बात, जी मोटा हो जाएगा, आँख तक हो जाएगा, आया समझ में। शरीर जो अगर पेट उठ निकल जाएगा, हाथ पैर पतला रह जाएगा, मतलब क्या जो नॉर्मल शरीर होता है वैसा नहीं होगा, और मंद बुद्धि हो जाएगा। सबसे बड़का लक्षण क्या होता है इसमें मंद बुद्धि हो जाता है, आया समझ बात है। बाकी ये डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, ये सारे सिंड्रोम सवाल पूछा जाता है। तो हम लोग लास्ट में हम बताए कि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सारे लास्ट में हम लोग पढ़ लेंगे। चलिए उसके बाद है विटामिन B5। विटामिन B5 इसको क्या बोलते हैं पेंटोथैनिक अम्ल, क्या बोलते हैं इसको पेंटोथैनिक अम्ल। और इससे क्या हो जाता है बाल सफ़ेद, अगर इसकी कमी हो जाएगी पेंटोथैनिक एसिड को तो क्या हो जाएगा आपका बाल सफ़ेद हो जाएगा और बुद्धि कैसन हो जाएगा मंद हो जाएगा, बुद्धि कैसन हो जाएगा मंद हो जाएगा, ऐसा समझ बात है। तो ये सब विटामिन खाया करिए, जब लगे कि सब कुछ भूल भाल रहे हैं ना, याद नहीं हो रहा है क्या बोले हाँ इसका टेबलेट आता है, इसका टेबलेट आता है, ठीक है ना। MVI बोलिएगा ना मल्टीविटामिन MVI, ठीक है ना। MVI इंजेक्शन के रूप में आता है या MV टेबलेट के रूप में भी आता है, दोनों आता है, आप ले सकते हैं, ठीक है साहब। जैसे कि A to Z वगैरह आता है इसमें, ठीक है ना, कोई साइड इफेक्ट नहीं। चलिए उसके बाद विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, ये VVI है साहब, VVI है, कई बार पूछा गया पायरिडॉक्सिन, ठीक है पायरिडॉक्सिन। और इसकी कमी से पायरिडॉक्सिन क्या करता है कि आपके हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाता है, ठीक है ना। और इसके कमी से कौन सा रोग हो जाएगा एनीमिया हो जाएगा, और कौन सा रोग त्वचा रोग हो जाएगा साहब, ठीक है ना। तो याद रखिएगा विटामिन B6 का नाम क्या होता है पायरिडॉक्सिन, क्या होता है पायरिडॉक्सिन। चलिए विटामिन B7 इसको बोलते हैं बायोटिन, क्या बोलते हैं इसको बायोटिन। और इसके कारण क्या हो जाता है इसकी कमी अगर हो जाएगी तो लकवा और बालों का गिरना शुरू हो जाएगा, बालों का गिरना शुरू हो जाएगा। बाल का गिरना विटामिन E के कमी के कारण भी होता है, बाल अगर गिर रहा है तो इसका मतलब सबसे बड़ा रीजन होता है कि विटामिन E की कमी हो गई है, ठीक है साहब। इसीलिए करके देखिएगा कि महिला लोग विटामिन E का गोली ला करके काट काट करके माथा में पोतले रहती है पकड़ के, है कि नहीं, मुंह में घस लेती है। क्या बोले अब लगाने तो कुछ लगा सकती है, अरे कुछ नहीं, महिला लोग को ये बोल दीजिए कि बाल कोई भी चीज़ बोल दीजिए, इससे बाल अगर आपका नहीं झड़ेगा ना बोल दीजिए उसको ना, कुछ भी लगा लेगी, समझ रहे हैं कुछ भी लगा ले, बोलिए गोबर लगा लीजिए और बाल लगा लेगी, फटाक लगा लेगी अगले दिन। तो चलिए विटामिन B11 ठीक है ना। फोलिक एसिड क्या होता है फोलिक एसिड इसको बोलते हैं B11 को। और इसके कमी से भी कौन सा रोग एनीमिया रोग, और क्या जाता है पेचिस जिसको बोलते हैं डायरिया, क्या बोलते हैं इसको डायरिया। इसमें क्या हो जाएगा कि वॉमिटिंग होना शुरू हो जाएगा, लूज मोशन होना, दस्त होना शुरू हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, ऐसा समझ बात है। तो ये सारे किसके कमी से फॉलिक एसिड के कमी से, ठीक है। और विटामिन B12 ये भी VVI है साहब, कई बार पूछा गया है ये भी। और इसको बोलते हैं इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन, क्या होता है साइनोकोबालामिन। और ये इसके कमी से भी क्या होता है एनीमिया और पांडु रोग, कौन सा रोग पांडु रोग, जिसको बोलते हैं कुष्ठ रोग, जरा बोलते हैं कोढ़ी फूट गया है, कुष्ठ रोग जिसको क्या बोलते हैं कोढ़ी फूट गया है, ऐसा नहीं बात है। तो इसको सब भाषा में बोलते हैं हम लोग पांडु रोग, क्या बोलते हैं पांडु रोग, ऐसा नहीं बात है। चलिए साहब थोड़ा सा और देख लेते हैं। विटामिन सी को क्या बोलते हैं रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड। और इससे क्या होता है अस्कर्बी रोग होता है, और क्या होता है मसूड़ा का फूलना। देखिए अस्कर्बिक में क्या होता है जो आपका दांत वगैरह है ना, जो मसूड़ा वगैरह वो फूल जाएगा और दांत का गिरना शुरू हो जाएगा, ऐसा में बात है, मसूड़ा से ब्लड आना शुरू हो जाएगा, ये सब इसका लक्षण है। विटामिन डी
विटामिन डी, इसको क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल, और इसके कारण होता है रिकेट्स। क्या होता है, रिकेट्स। रिकेट्स क्या होता है, क्या कैसे होता है बताइए। हाँ, हड्डी कमजोर हो जाएगा और शरीर जो है ना वो धनुष के जैसा हो जाएगा, सूख जाएगा, पैर टेढ़ हो जाएगा, ऐसा समझ में आता है। ये सब हो जाएगा तो कौन सा बीमारी हो गया, और इसमें शरीर का पोषण नहीं हो पाता, बच्चा कुपोषित हो जाता है, पैर उड़ हाथ उड़ टेढ़ हो जाएगा, ऐसा नहीं बात है। मुंडा एत गो हो जाएगा, पेट एत गो लधक जाएगा, ऐसा नहीं बात है। ये सब हो जाता है रिकेटस में, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए बीमारी पढ़ लेते लेकिन उनका लक्षण नहीं पढ़ पाते हैं। चलिए आ रहा समझ पाते हैं। चलिए साहब अगला देख लेते हैं, विटामिन ई। विटामिन ई टोकोफेरॉल, टेकोफेरॉल, और ये जो है ना जनन शक्ति कमजोर कर देता है। जनन शक्ति क्या हो जाता है, इससे कमजोर हो जाता है विटामिन, और इससे बाल का झरना भी, इसके कमी से बाल भी झरना शुरू हो जाता है, बाल भी झरना शुरू हो जाता है। ठीक है साहब, तो ये जनन शक्ति क्या हो जाता है, विटामिन ई के कमी से कमजोर हो जाता है। खास करके पुरुषों में अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो शुक्राणु का बनना कम हो जाता है। ठीक है साहब, शुक्राणु का बनना कम हो जाता है। चलिए उसके बाद है विटामिन के। विटामिन के को क्या बोलते हैं, फिलोक्विनोन बोलते हैं। और अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। तो रक्त के थक्का को नहीं बनना कौन सी बीमारी, हीमोफीलिया। क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया एक तरह का आनुवांशिक रोग है। मतलब देखिए ब्लड जमने का, कहीं पर अगर आपका कट फट जाए ना, तो कट फट जाने के बाद 2 से 5 मिनट के अंदर में आपको ब्लड बंद अगर हो जा रहा है तो इसका मतलब आप नॉर्मली हैं। और उससे अधिक अगर हो जाए कि ब्लड आपका बंद ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि रक्त का थक्का नहीं बन रहा है। रक्त का थक्का अगर नहीं बन रहा है तो इसका मतलब है ब्लड आपका बहता जाएगा, तो एक दिन आप क्या हो जाइएगा, आप ही बह जाइएगा, क्षुद्र ग्रह पे पहुंच जाइएगा। सही बात है। चलिए तो रक्त का थक्का नहीं बनना क्या कहलाता है, हीमोफीलिया। और एक प्रकार का कौन सा बीमारी है, आनुवांशिक बीमारी। आनुवांशिक बीमारी किसको बोलते हैं, वह बीमारी जो माता पिता से बाल बुतरुक में पहुंच जाए, और बाल बुतरुक से फिर ओकर बाल बुतरुक में पहुंच जाए, तो क्या बोलेंगे, आनुवांशिक रोग। क्या बोलेंगे उसको, आनुवांशिक रोग। ऐसा नहीं बात है। तो इस तरह का ये बीमारी है। बाकी हम लोग पढ़ेंगे, बीमारी से कई बार सवाल पूछा गया है, तो बीमारी और इसके साथ साथ जो अमाशय वगैरह वाला है, तो ये सारे हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में। चलिए साहब अगला देख लेते हैं। अगला है शब्द, सेरिकल्चर संबंधित है। क्या हो जाएगा आंसर, आंसर क्या हो जाएगा, रेशम। आंसर हो जाएगा साहब रेशम। देख रहे सेरी री, देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज करेगा, समझ रहे, सेरिकल्चर, एपी कल्चर, समझ रहे, हॉर्टिकल्चर, आपको कंफ्यूज करेगा। आप जो शब्द लिखा रहेगा ना उसी शब्द से आप अपने आंसर को ढूंढने का प्रयास करिए, आप कभी गलत नहीं करिएगा। देखिए सेरी, रा रहा ना इसमें उच्चारण, से री, बस इतना ही। कल्चर उल्चर हटा दीजिए, कल्चर सभी हम लगल रहेगा, कल्चर से कोई मतलब नहीं। से री, रा आ रहा है तो रेशम, रो आ रहा है तो रेशम, ऐसा नहीं बात है। चलिए अब देख लेते हैं, अगर आज पूछा है सेरी कल्चर तो कल पूछ देगा एपी कल्चर। क्या बोलेगा, एपी कल्चर। चलिए देख लेते हैं साहब थोड़ा सा कि, तो ये रेशम से संबंधित है। रेशम की कीट को शहतूत के पौधों के पत्तियों पर पाला जाता है, ये तो सब लोग जानते हैं। और ये जो है ना एक लार्वा छोड़ता है, और उस लार्वा को क्या बोलते हैं, कोकून, कोकून बोलते हैं। और कोकून के अंदर क्या होता है, लार्वा होता है, ठीक है ना। और लार्वा के अंदर जो धागा जैसा धागानुमा पदार्थ पाया जाता है उसको बोलते हैं प्यूपा। क्या बोलते हैं, प्यूपा। बाद में इसको गर्म पानी में डाल करके प्यूपा को निकाल लेते हैं, ठीक है ना, निकाल लिया जाता है, तथा प्यूपा से क्या प्राप्त हो जाता है, रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है साहब, तो याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि लार्वा को क्या बोला जाता है, तो प्यूपा बोला जाता है, जो रेशम का कीड़ा का जो लार्वा होता है। चलिए साहब, तो यहां से ये पूछ दिया, तो सेरी, री लगा हुआ है, री, तो री मतलब रेशम। तो हो सकता है कि आपको दूसरा पूछ दे एपी, क्या पूछेगा, एपी कल्चर। तो देखिए क्या लगा, ए पी, कौन सी पी, शहद पी, कौन सी पी, शहद पी, ए पी, आ रहा समझ बात है, कौन सी पी, शहद पी। शहद कहां से मिलेगा, मधुमक्खी से, ऐसा बात है। क्लियर हो रहा ना। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज करेगा आपको, अभी लगता होगा जब हम लॉजिक बताते हैं बच्चा को, ओके चलो ऐसे हम रट लेंगे, और 5 महीना 6 महीना के बाद सारा जो रट्टो मल होता है ना उलट जाता है पहले। चलिए पीसी, पीस बना बना के कौन सी खाते हैं, मछली। पीसी तो मत्स्य पालन, आरासन बात है, क्लियर है ना। उसके बाद माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, माइको, कवक दे दो, माइको, देख रहे को लगा हुआ ना, कवक, क्लियर है ना। चलिए साहब
और खास करके एपी कल्चर, पीसी कल्चर, सेरी कल्चर, ये तीनों जन एपी, सेरी और कौन सा पीसी, इसमें कंफ्यूजन अधिक होता है। चलिए साहब, और माइको में, फाइको में, माइको में और फाइको में। चलिए अगला है फाइकोलॉजी, कल सवाल इससे भी दिए थे ना, यहाँ से था ना, फाइकोलॉजी, इसका अध्ययन शैवाल से। एंथोलॉजी, ये इसका अध्ययन पुष्पों का अध्ययन। पोमोलॉजी, ये फलों का अध्ययन। ऑर्निथो, ये पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है एंटोमोलॉजी, ये कीट पतंग का अध्ययन, ठीक है। डेंड्रोलॉजी, ये वृक्षों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी में क्या होता है कि वृक्ष का जो वलय होता है ना, वृक्ष या झाड़ियों का अध्ययन, उसकी संख्याओं को गिन करके उसकी उम्र का पता लगाया जाता है। चलिए ओफियोलॉजी, ओफियो क्या होगा, सर्पों का अध्ययन, ठीक है ना साहब, हाँ फोंफो करता है, सही बात। सोरोलॉजी, ये क्या हो जाएगा, छिपकलियों का अध्ययन, ठीक है ना, सोरोलॉजी में। उसके बाद सिल्वीकल्चर, ये काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन, मतलब जो जिस पौधा से लकड़ी प्राप्त होता है ना, काठ वाला जो होता है पौधा, तो उस पौधों का जो अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, सिल्वीकल्चर। हॉर्टिकल्चर, इसमें उद्यान विज्ञान का अध्ययन। और फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती, किसमें, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर में। चलिए साहब, इतना कम से कम याद रखिएगा, फिर अगले सेट में मिलेगा तो कुछ हम लोग क्या कहते हैं बायोलॉजिकल टर्म से जुड़ा हुआ जो अध्ययन है, शाखा है, उसका हम लोग करवा देंगे। चलिए साहब, सवाल यहाँ से आया है, निम्न में से कौन जाइलम का भाग नहीं है? पक्का? चलिए सही बात है, इसका आंसर हो जाएगा चालनी नालिका। क्या हो जाएगा, चालनी नालिका। ये जाइलम का भाग नहीं है साहब, ये फ्लोएम का भाग है। किसका भाग है, फ्लोएम का भाग है। ये जाइलम का हिस्सा नहीं है, ये फ्लोएम का हिस्सा है। जाइलम जो होता है ना, ये मुख्यतः जाइलम बटा होता है कितना भाग में, 4 भाग में बटा होता है, ठीक है साहब। और ये 4 भाग में 3 भागों का हिस्सा दिया हुआ था आपको, लेकिन चालनी नलिका जो है वो जाइलम का हिस्सा नहीं है, वो किसका हिस्सा है, फ्लोएम का हिस्सा है। अब देख लेते हैं हम लोग जाइलम, यह एक जटिल उत्तक है। कैसा उत्तक है ये, जाइलम जो है जटिल उत्तक का उदाहरण है, ठीक है साहब। और इसकी उत्पत्ति जो हुई है किससे हुई है, शीर्षस्थ विभोजकी के प्राकैम्बियन से होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जाइलम जो होता है इसका निर्माण विभोजकी उत्तक से होता है, शीर्षस्थ विभोजकी उत्तक। और याद रखिएगा कि पौधों में शीर्षस्थ विभोजकी उत्तक पौधों के शीर्ष भागों में और जड़ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पौधों के शीर्ष भागों, छिप्पी पर पाया जाएगा। और कहाँ पाया जाएगा, जड़ में। क्योंकि शीर्षस्थ विभोजकी उत्तक जो होता है ना, विभोजकी उत्तक इसलिए कहा जाता है कि वह उत्तक जो क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, विभोजकी उत्तक। और शीर्षस्थ मतलब छिप्पी पर पाया जाएगा, आए समझ में, शीर्ष भाग पे पाया जाएगा। और कहाँ पाया जाएगा, जड़ में पाया जाएगा। मतलब जो बढ़ने वाला भाग होगा उसको क्या पाया जाएगा, कौन सा उत्तक, शीर्षस्थ उत्तक। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पौधा है, ठीक है ना, इसका जड़ भी बढ़ेगा और क्या बढ़ेगा, ऊपर भी बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि एक उत्तक है। अब ये क्या, विभोजकी मतलब क्या होता है, विभाजित होना। अब ये गया टूट, ये क्या हो गया, टूट गया। टूटने के बाद क्या होगा, ये यहाँ पर बनाएगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया। आपको लग रहा है कि लंबाई बढ़ रहा है, फिर ये क्या होगा, ये टूट जाएगा। ये जब टूटेगा तो ये 2 बनेगा, एक इस तरह से बढ़ा लेगा और एक खुद हो जाएगा। तो देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। तो इसीलिए करके याद रखिएगा कि पूछा जाएगा कि पौधों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जिम्मेदार है, तो क्या बोलेंगे, शीर्षस्थ विभोजकी उत्तक। ऐसा नहीं बात है, क्लियर है ना। और ये जड़ में भी पाया जाता है, क्योंकि जड़ भी वृद्धि करता है अंदर की ओर, ऐसा नहीं बात है। तो वृद्धि वाले हिस्सा में जो पाया जाएगा कौन सा, विभोजकी शीर्षस्थ उत्तक, आया समझ में। चलिए साहब, उसके बाद अगला देख लेते हैं, इसका कार्य क्या होता है जाइलम का। आपको पता ही है कि जाइलम क्या करता है, जल का संवहन और यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। यांत्रिक सुदृढ़ता मतलब समझते हैं, उसको मजबूती प्रदान करता है ताकि पौधा क्या रहे, सीधा खड़ा रहे। ऐसा नहीं बात है, क्लियर है ना। सीधा बात है कि आपके बॉडी में जितना भी क्या कहते हैं सीरा और धमनी है सब निकाल लिया जाए, तो आपको नहीं लगता है कि चमड़ी आपका पॉलीथीन जैसे झूलने लगेगा, नहीं लगता है, नहीं झूलेगा, एकदम झूल जाएगा, क्योंकि वो आंतरिक मजबूती प्रदान करता है हमारे बॉडी को। तो इसी प्रकार से जो जाइलम होता है ये पौधों का क्या करता है, ये जल का संवहन करता है और पौधों को यांत्रिक दृढ़ता मजबूती प्रदान करता है ताकि पौधे क्या हो सके, खड़ा रह सकते। आए समझ बात है। चलिए अब इसका भाग की बात करते हैं, क्योंकि भाग से ही सवाल पूछा था कि कौन भाग है, तो हम लोग जानेंगे ना कि जाइलम का कौन भाग होता है और फ्लोएम का कौन कौन सा भाग होता है। तो याद रखिएगा कि जाइलम का 4 भाग होता है। एक को बोलते हैं वहिनिकाएं, क्या बोलते हैं, वाहिनिकाएं। वाहिनिकाएं
दूसरा होता क्या होता है वाहिकाएं, वाहिनिकाएं और वाहिकाएं। ठीक है साहब, जैसे कि हम लोग में होता है ना धमनी और सीरा, उसी तरह से इसमें होता है वाहिनिकाएं और वाहिकाएं। उसके बाद है काष्ठ तंतु, क्या होता है काष्ठ तंतु, और होता है काष्ठ मृदुतक, क्या होता है काष्ठ मृदुतक। तो आप ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ था, देखिए वाहिनिकाएं, ठीक है वाहिकाएं, ठीक है ना साहब, और तंतु, तंतु तो दोनों हो गया, मृदु, मृदु और काष्ठ दोनों तंतु हो जाएगा साहब। तो इसका मतलब ये चारों हिस्सा है, बाकी जो चालिकाएं वाला था वो नहीं है। चलिए पौधों की आयु की गणना, पौधों की आयु की गणना जाइलम उत्तक के वार्षिक वलयों को गिन कर की जाती है और इस विधि को डेंड्रोक्रेनोलॉजी कहते हैं। आप देखिएगा कि गांव घर में ना जो बुजुर्ग आदमी होगा ना, पेड़ जब कटेगा लकड़ी के लिए तो वो क्या करेगा जानते हैं, साल को गिनता है। इसमें छोटा छोटा क्या होता है, रिंग के जैसा होता है ना रिंग, देखिएगा कि काला काला धब्बा के जैसा रिंग हो जाता है। तो देखिएगा कि बुजुर्ग व्यक्ति क्या कहेगा जानते हैं, अगर ये रिंग की संख्या अधिक होगी, कहेगा पौधा जो है ना बहुत विशाल पौधा होगा एकदम, हाँ इसका लकड़ी जबरदस्त होगा, मजबूत होगा, आया समझ में। तो इसी की संख्या को देख करके, और ये जो रिंग बना होता है किससे बना होता है, जाइलम उत्तक से बना होता है। किससे बना होता है, जाइलम उत्तक से बना होता है। आया समझ बात है, कहता है कि इस पेड़ में ना साल बहुत हो गया, लकड़ी जबरदस्त होगा, मजबूत होगा, समझ। और जिसमें नहीं रहेगा ना कहो टूट जाएगा फट से, आया समझ में, अगर रिंग नहीं रहेगा तो। चलिए अगला है फ्लोएम। फ्लोएम जो है सो फ्लोएम एक जटिल उत्तक है और यह एक प्रकार का कैसा है, संवहन मंडल है। संवहन उत्तक का यह भी उदाहरण है। याद रखिएगा पौधों में दो संवहन उत्तक का काम करता है, एक जाइलम और एक फ्लोएम। इसका कार्य क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका कार्य होता है भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना। जो पत्तियों में भोजन बनता है ना, तो पत्ती से भोजन को उठा करके एक तरह से जाइलम जो होता है ना, ये जोमेटो का कार्य करता है, होता है ना बॉय, कौन क्या बोलते हैं, कौन बॉय, वो डिलीवरी बॉय, देखते हैं ना फोन करते हैं तुरंत पहुंचा देता है खाद्य पदार्थ को। तो उसी तरह से ये पत्ती से खाद्य पदार्थ लेता है और जहां जहां जरूरत होता है उसको डिलीवरी करते घुरता है, ऐसा समझ में। तो याद रखिए ये कैसा काम करता है, डिलीवरी बॉय का काम करता है, ऐसा समझ बात है। चलिए साहब, अब इसका भाग कौन कौन सा होता है, चालनी नालिकाएं जो अभी पढ़े थे, ठीक है ना साहब, सहकोशिकाएं और फ्लोएम मृदुतक। क्या होता है, फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम तंतु, ठीक है साहब, फ्लोएम तंतु। उसमें था काष्ठ तंतु और हाँ, तो याद रखिएगा इसमें क्या है, फ्लोएम तंतु और क्या है, फ्लोएम मृदुतक। क्लियर हो रहा बात है साहब। तो याद रखना है कि जाइलम में कौन कौन हिस्सा था, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, उसके बाद काष्ठ मृदुतक और चलिए, और इसका चालनी नालिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम तंतु। क्लियर है साहब। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सी आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पदार्थ है। इसका मतलब समझ में आया कि सवाल यह कहना चाह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पदार्थ, मतलब इसका मतलब यह हुआ कि जो इसका जेनेटिक गुण होता है ना, पहले नॉर्मली जेनेटिक गुण, इसको क्या कर दिया गया है, बदल दिया गया है। और बदलने के बाद सीधे बोलिए कि परिवर्तित करके, जिसको संकर नस्ल का बीज कहते हैं, हाइब्रिड जिसको बोलते हैं ना, कि उसका जो नॉर्मली किस्म होता है उसको क्या कर देते हैं, रूपांतरित कर देते हैं। यही बात पूछ रहा है, केवल भाषा थोड़ा सा क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है कि आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पदार्थ है। कौन है जो आनुवांशिक, तो क्या हो जाएगा, सुनहरा धान जिसको बोलते हैं गोल्डन राइस। और आपको पता है कि गोल्डन राइस पर रोक लगा हुआ, क्योंकि गोल्डन राइस होता है ना, ये जमीन को बंजर बना देता है, जमीन को बंजर बना देता है, जिसके कारण रोक लगा हुआ है। लेकिन एकमात्र देश है जो फिलीपींस एकमात्र देश है जो सुनहरा चावल को ये क्या कहते हैं, मान्यता दिया है कि आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है साहब, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और देख लीजिए सुनहरा चावल में क्या क्या होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। सुनहरा चावल में बीटा कैरोटीन होता है। क्या होता है सुनहरा चावल में, बीटा कैरोटीन होता है, और इसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। याद रखिएगा कि गोल्डन राइस होता है उसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। जरा रतौंधी बतौंधी धरता है ना, और खिला दीजिए ये चावल, समझ रहे हैं, खिलाते रहिए, जैसे कि सन्नियर को खिलाते रहिए पकड़ के, समझ रहे हैं। हाँ तो बच्चा में होता था। चलिए, बीटा कैरोटीन का उत्पादन पौधों के हरे उत्तक से होता है। याद रखिएगा, बीटा कैरोटीन जब भी निकलेगा कि पौधा में जो हरा उत्तक होगा ना, उसी से निकलेगा। कलरफुल अगर होगा या कोई दूसरा भाग होगा, जैसे कि व्हाइट वगैरह है, जैसे जड़ वगैरह, तो उसमें कभी भी कैरोटीन
नहीं होगा। कैरोटीन किस में होगा? जो पौधों का हरा ऊतक होगा उसमें क्या पाया जाएगा? बीटा कैरोटीन। आज समझ बात है, याद रखिएगा। फ्लावर सेवर, देखिए फ्लावर सेवर ये उसी तरह का जिस तरह से धान, सुनहरा धान है ना, रूपांतरित खाद्य पदार्थ, उसी तरह से आनुवांशिकता रूपांतरित जो है सो टमाटर है। क्योंकि आपका एक दिया हुआ था चेरी टमाटर, दिया होता ना ऑप्शन में, चेरी टमाटर। चेरी टमाटर वो नहीं है रूपांतरित, आनुवांशिक रूपांतरित वो नहीं है। कौन सा टमाटर रूपांतरित है? याद रखिएगा, फ्लावर सेवर टमाटर जो है ये पहला आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ है साहब, ठीक है ना साहब, ये टमाटर है, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं साहब। दूध से दही में परिवर्तन करने वाला बैक्टीरिया है, क्या आ जाएगा? ये बउआ वाला पूछ दिया। चलिए अभी लगेगा बउआ वाला है, ठीक है ना। जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना हम लोग तो होता क्या जानते हैं? घर में 13 बाहर में 3 सभा में गयो देव लिया छीन, सो बात है। यहाँ एकदम पूरा लगेगा, ये सब सवाल पूछ दिया। ये हम रहते ना भी, मत पूछिए। हाँ, एगो दरोगा का कि 2 सीट ले लेते के बार, समझ रहे हैं ना। जब एग्जाम हॉल में जब बैठते हैं हम लोग तब पता चलता है, अपना नाम भी भूल जाते हैं, नाम क्या लिखना है, अपना नाम लिखना रहता है, बाबूजी के नाम लेके चलाते हैं। हाँ, डेट ऑफ बर्थ लिखना होता है तो उसी दिन का डेट ले लेता है, जन्म आज लिया पहुंच गया एग्जाम हॉल में। गजब हाल है। यही होता है प्रेशर। तो चलिए, दूध से दही में परिवर्तन करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? लैक्टिक एसिड। क्या है? लैक्टिक एसिड, ठीक है साहब। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर दूध से दही बनने की बात बोला है तो और दही से संबंधित कौन कौन बात है? दही है, चूड़ा है, सब बात है ना। चलिए साहब, तो सब देख लेना है इसे। चलिए साहब, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है साहब। मतलब लैक्टिक एसिड में जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो इसके लिए जिम्मेदार है कि दही से, दूध से क्या बदल देता है? दही में। मतलब समझ में आ रहा है? लैक्टिक एसिड में पाए जाने वाला जो बैक्टीरिया होता है वो जिम्मेदार होता है कि दूध को किस में बदल देता है? दही में बदल देता है। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का नाम क्या होगा तब? लैक्टोबैसिलस। क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस। यही दूध को क्या करता है? दही में परिवर्तित कर देता है। तो दूध से दही का बनना एक किण्वन प्रक्रिया है। कौन सा प्रक्रिया है? किण्वन। किण्वन प्रक्रिया किसको कहेंगे बताइए? जब देखिए किण्वन क्या होता है, कई बार अभी पूछा गया था आपको दरोगा में ही, इडली कैसे बनाया जाता है पूछा गया था ना, तो वो भी उसी की प्रक्रियाएं थी, किण्वन की प्रक्रियाएं थी। देखिए किण्वन क्या होता है जानते हैं? जो कार्बनिक पदार्थ होता है ना, जटिल कार्बनिक पदार्थ, मतलब जो एक से अधिक तत्वों से मिलकर के बना हो उसको बोलेंगे जटिल कार्बनिक। जो कई कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना हो तो उसको क्या बोलेंगे? जटिल कार्बनिक पदार्थ। सूक्ष्म जीव क्या करे कि जटिल कार्बनिक पदार्थ को तोड़ तोड़ के उसको सरल कार्बनिक में अलग अलग कर दे। ऐसा समझ बात है? क्या कर दे? उसको अलग अलग कर दे। तो उसी को, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? किण्वन। आया समझ में? मतलब जब जटिल कार्बनिक पदार्थ कोई सूक्ष्म जीव के द्वारा टूट टूट करके सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल जाता है तब यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। आया समझ बात है? जैसे कि दूध से दही में बदलता है तो दूध का आप जो है क्या कहते हैं संरचना, उसको देखिए, उसमें जितना भी अणु होता है एक दूसरे से चिपका होता है। तो आप देखिएगा कि नॉर्मली लगेगा कि अलग अलग नहीं है, लेकिन जो ही दही बनेगा तो आप देखिएगा कि पानी जो होता है, पानी की मात्रा वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, उसमें फैट की मात्रा क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि उसमें जो पाया जाने वाला सूक्ष्म जीव जो है वो सरल जटिल कार्बनिक को तोड़ दिया किस में? सरल में। इसीलिए वो क्या हो गया? विभाजित हो गया। और यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? किण्वन कहलाएगी। ऐसा बात है? तो कई बार प्रक्रिया भी पूछ देगा कि दूध से दही का बनना निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है? ऐसा बात याद रखिएगा, किण्वन। कोई डाउट है इसमें? चलिए किण्वन लिख भी दिए हैं कि जटिल कार्बनिक यौगिक का सूक्ष्म जीवों के द्वारा सरल कार्बनिक यौगिक में बदलना क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। ठीक है साहब। जैसे कि इडली डोसा जब बनता है तो देखिएगा कि रात में क्या करता है जो बनाने वाला होता है वो, हाँ, फूलने दे देता है। सही बात बोला, ताकि क्या हो जाए? किण्वित हो जाए वो, समझ रहे? सूक्ष्म जीव उसको क्या कर दे? सरल में कार्बनिक पदार्थ में उसको तोड़ दे। चलिए, दूध को दही में बदलने में रेनिन एंजाइम क्या करता है? मदद करता है। तो एंजाइम क्या बोले? नहीं, ये बदलने में भी ये क्या हो? दूध का टूटना क्या हो रहा है? जब भी आप पाचन भी करते हैं तो दूध क्या होता है? आप देखिए, दूध पी लीजिए और 2 घंटा बाद बोकर दीजिए। आए समझ में? देखिए दूध नहीं निकलेगा, दही निकलेगा। आए समझ में? सही बात बोल रहे हैं ना? हाँ, और नहीं है तो कोई बच्चा अगर है तो उसको जाकर के आप देख लीजिए, पिएगा दूध निकालेगा दही। समझ रहे बात को? क्यों? क्यों? हाँ, बदल जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना रेनिन,
रेनिन एंजाइम ये हमारे बॉडी में होता है ना, तो ये क्या करता है, उसको तोड़ने का काम करता है। और दूध का टूटना ही क्या होता है, दही होता है, क्योंकि सरल कार्बनिक बदल जाता है। जो ही अंदर गया तो रेनिन एंजाइम उसको पचाना। दूध कब पचेगा, जब वो पहले टूटेगा, जब वो क्या हुआ टूटेगा, आया समझ में, और टूटेगा तब ना पचेगा। क्या बार पचा दीजिएगा, नहीं पचाएगा ना, तो तोड़ तोड़ के पचाते हैं हम लोग। तो उसी तरह से दूध जो होता है टूटता है, टूटने के कारण ही जब हम लोग दूध पी करके वोमिटिंग करते हैं ना, तो दही निकलता है, इसीलिए क्योंकि वो टूटना शुरू हो जाता है। समझ रहे बात को, तो ये कौन करता है, रेनिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम। और आज समझ बात है। चलिए नेक्स्ट है, दूध को दही में लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया क्या कर देता है, इसको बदलता है। तो याद रखिएगा, मदद करता है रेनिन एंजाइम, ठीक है साहब। प्रक्रिया होता है किण्वन, ठीक है साहब। अगर बात करें एसिड की बात, तो लैक्टिक एसिड, ठीक है साहब, लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है। और दूध का रंग जो होता है ना, हल्का पीला होता है। तो दूध का रंग हल्का पीला कैरोटीन के कारण, किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। और कैरोटीन क्या होता है, प्रोटीन, कैरोटीन क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन के कारण यह हल्का पीला होता है, ठीक है साहब। और दूध का रंग उजला जो होता है वो केसिन के कारण, किसके कारण होता है, केसिन के कारण। याद रखिएगा, दूध का रंग पीला कैरोटीन के कारण, और दूध का रंग उजला किसके कारण, केसिन के कारण। क्योंकि दूध से सवाल पूछा है, तो मेरा प्रयास है कि दूध से संबंधित जो भी बातें होगा उसको हम लोग एक ही बार जमा कर दें। चलिए साहब, थोड़ा सा और देख लेते हैं। दूध जो है ना, दूध ये कोलाइडी विलियन, कोलाइडी विलियन या इसी को क्या बोलेंगे, पायस, यानी इंग्लिश में इमल्सन का उदाहरण है। ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन पायस है, ठीक है साहब। तो दूध जो है पायस का उदाहरण है, और इसी को क्या बोलते हैं, कोलाइडी विलियन। जितना भी कोलाइडी विलियन होगा, याद रखिएगा, ये जो पायस है ना, कोलाइडी विलियन का भेद है, भाग है। कोलाइडी विलियन जो होता है कई भागों में विभाजित होता है, और उन भागों में एक भाग है जिसको बोलते हैं इमल्सन, या क्या बोलते हैं, पायस। अब बोलिएगा कि सर कोलाइडी विलियन कहेंगे किसको। याद रखिए कि कोलाइडी विलियन, क्योंकि कोई भी विलियन जब बनता है ना, देखिए आपको बताते हैं, दूध को पानी में आप चीनी मिलाइए, वो विलियन, और पानी में आप चीनी मिलाइए, तो वो जो विलियन बनेगा शरबत, वो देखिए। और पानी में आप क्या करिए कि 2 मुट्ठी बालू मिला दीजिए, तो कौन बढ़िया से घुल जाएगा, चीनी घुल जाएगा। तो आपको नहीं लग रहा कि चीनी का जो विलियन का प्रकार होगा वो अलग होगा, और इधर जो बना रहे हम लोग बालू, उसका प्रकार क्या होगा, अलग होगा। तो उसमें जो भी चीज, जो भी विलियन किसको कहेंगे, जब 2 या 2 से अधिक मात्रा किसी भी विलय में घुल जाए तो उसको क्या बोलेंगे, विलियन बोलेंगे। और जब विलियन उसको बोलेंगे तो इसका मतलब है कि विलियन में जब विलय घुलेगा तो उसके घुलने की जो क्षमता होगी अलग अलग होगी। तो उसका कण अधिक घुल रहा है या कम घुल रहा है, उस आधार पर हम लोग विलियन को बांटते हैं। तो विलियन का एक प्रकार हो जाता है कोलाइडी विलियन। कोलाइडी विलियन में क्या होता है कि कोलाइडी विलियन के कारण कणों का आकार क्या होता है, 10 पर पावर -7 cm होगा, ठीक है। 10 पर पावर -7 cm से लेकर के 10 पर पावर -5 cm, ठीक है साहब, सही कर लीजिएगा। यहाँ पे इतना होता है, इतना आकार होता है उसके कणों का, ठीक है साहब। और इसके कण छन्ना पत्रों से क्या हो जाता है, आर पार हो जाता है। जैसे कि आप शरबत में पानी में चीनी मिलाए, आप छानिए, चीनी क्या आर पार होगा कि नहीं होगा। और आप बालू मिला दीजिए बढ़िया से और उसको छानिए, क्या होगा, आपको नहीं लगता बालू फंस जाएगा। तो याद रखिएगा कि कोलाइडी विलियन का जो भी कण होगा वो सारा क्या हो जाएगा, छन्ना पत्र से आर पार कर जाएगा, तब वो कहलाएगा कोलाइडी विलियन। और उसका जो आकार होगा कणों का 10 पर पावर -7 से 10 पर पावर -5। कई बार यही पूछ देता है कि इसका आकार कितना होगा, ठीक है साहब, इस बात को याद रखिएगा। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, इस बात को याद रखिए। अगर दूध में आयरन क्यों नहीं पाया जाएगा, दूध में आयरन एकदम होगा। हाँ, ये बोले कि बकरी के दूध में सबसे अधिक होता है, ये अलग बात है, बिल्कुल होगा। आयरन नहीं होगा कैसे, तो चलिए आयरन तो होबे करेगा। तो चलिए साहब, ये समझ में आ गया ना, आयरन पाया जाता है इसमें। चलिए, इसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता, इसलिए अगर विटामिन सी रहेगा तो इसका मतलब दूध क्या हो जाएगा, फट जाएगा, दूध से दही बदल देंगे हम लोग तुरंत में। चलिए, तो देखिए दूध में 85 से 90% जो होता है क्या होता है, जल होता है। मतलब हम लोग 15% का पैसा देते हैं, बाकी पानी का पैसा देते हैं, आया समझ में। और उसमें भी मिलाइए देता है, आपको लगता है 95% पहुंचा देता है, 5% का पैसा देता है, समझ में। चलिए, 0.3 से लेकर के 0.5 तक इसमें प्रोटीन पाया जाता है,
ठीक है साहब, इतना परसेंट। तो इसी का हम लोग पैसा देते हैं आराम से। तो चलिए अगला देख लेते हैं साहब, क्लोरोजाइनिनॉल तथा टर्पिनॉल का मिश्रण किस रूप में जाना जाता है? क्लोरोजाइनिनॉल और टर्पिनॉल का मिश्रण किस रूप में, बताइए। आंसर क्या जाएगा इसका? रोगाणुरोधक। क्या जाएगा? रोगाणुरोधक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या बोलते हैं इसको? एंटीसेप्टिक बोलते हैं। ऐसा नहीं बात है, एंटीसेप्टिक बोलते हैं। देख लेते हैं हम लोग, लास्ट डिस्कशन इसको कर लेते हैं। चलिए देखिए, रोगाणुरोधक इसको क्या बोलेंगे? इंग्लिश में एंटीसेप्टिक बोलेंगे। ठीक है साहब। ये क्या करता है कि ये रोगाणुरोधक जो भी तत्व होगा उसका काम क्या होता है जानते हैं? उसका काम होता है, बस 2 मिनट में कर देते हैं इसको जल्दी से। इसका काम होता है कि जीवों का जो प्रजनन है उसको रोकना, जीवों का जो जनन की प्रक्रिया है उसको रोक देना, और जीवों को जो सूक्ष्मजीव वगैरह है जो बीमारी उत्पन्न करता है उसको नष्ट करना इसका काम होता है। अब देखिए, अभी ये दोनों जब मिल जाएगा ना, क्लोरोजाइनिनॉल और टर्पिनॉल, ये दोनों का मिश्रण जो कहलाता है डेटॉल। क्या कहलाता है? डेटॉल। हम लोग डेटॉल लगाते हैं ना घाव वगैरह में, तो वो किसका मिश्रण होता है? ये इसी का मिश्रण होता है, क्लोरोजाइनिनॉल का और टर्पिनॉल का ये मिश्रण डेटॉल होता था। हम लोग डेटॉल को जानते हैं, लेकिन ये सब देखते हैं लगता है बाप रे कौन चीज आ गया, कौन ग्रह से आ गया है, ऐसा नहीं। तो ये इसका मिश्रण होता है। अब देखिए, इसके अलावा और भी तो रोगाणुरोधक होगा ना, ये ऐसा तो नहीं है केवल डिटोले है, और भी है। तो कौन कौन सा है याद रखिएगा? अनप्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक कौन कौन सा है? देखिए, क्लोरामीन। क्या है? क्लोरामीन, किनॉल, मर्क्यूक्रोम, टिंक्चर आयोडीन, ये सब किसका उदाहरण है? एंटीसेप्टिक का। क्या है? एंटीसेप्टिक का उदाहरण है। किसका है? एंटीसेप्टिक का। तो ये भी एंटीसेप्टिक है। ये भी हो सकता है आज ये पूछ दिया तो कल ही आपको ये सब पूछ सकता है। ठीक है ना सर? चलिए, प्रतिजैविक, जिसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। क्या बोलते हैं इसको? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक क्या होता है बताइए? हाँ, ये एंटीबायोटिक जो बीमारी आपको पता है नहीं कि एक जंगल में 2 शेर रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है ना। उसी प्रकार से हमारे बॉडी में ना, हमारे बॉडी में पहले से अगर कोई बैक्टीरिया है जो हमको बीमार कर दिया ना, तो ओकरा से बेसी पावर वाला बैक्टीरिया हम क्या कर देते हैं? घुसा देते हैं। और जब वो जाता है तो हमको पता है कि एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकता है। जो पावरफुल सेल रहेगा वो कमजोर शेर को मार धार करके भगा देगा। उसी तरह से जैसे कि हमको मान लीजिए कि हो गया टीबी, ठीक है ना। टीबी अगर हो गया तो हमको क्या करेगा कि टीबी का ही जो बैक्टीरिया है, वही बैक्टीरिया, पावरफुल बैक्टीरिया क्या कर देगा? टैबलेट बना के हमको दे देगा। जब वो अंदर जाएगा तो देखा छोटका यहाँ पर बैक्टीरिया बैठल है, सब समझ रहे हैं? हमरा रहते हुए छोटका रहेगा, यहाँ पर पकड़ के ओकरा मार धार करना शुरू कर देता है। ऐसा बात है, और उसको मार देता है। तो ये हमको क्या करता है? बीमारी से बचाता है। क्योंकि जो बीमारी जिस बैक्टीरिया से होता है उसी का एंटीटोड दिया जाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतिजैविक। क्या बोलते हैं? जैसे कि देखिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये टीबी की दवा है। ये किसकी दवा है? टीबी। भी लिख दिया, टीबी की दवा है ये। ट्यूबरकुलोसिस अगर हो गया तो आपको कौन सा लिखेगा? प्रतिजैविक, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जिसको बोलते हैं 6 रोग। याद रखिएगा, 6 रोग। 6 रोग होता है तो क्या क्या होता है? कौन कौन लक्षण धर लेता है बताइए? खांसी होगा, खांसी के साथ बलगम आएगा, बलगम में क्या आएगा? ब्लड आ जाएगा। उसके साथ साथ छाती में दर्द होगा, तेज बुखार आएगा, वजन घटना शुरू हो जाएगा। ये सब इसका कौन सी है? लक्षण है। टीबी के सुलक्षण है ये सब, कि अगर खांसी हो रहा है, बलगम आ रहा है, बलगम में ब्लड आ रहा है, वजन आपका तेजी से घट रहा है, भूख नहीं लग रहा है, तेज बुखार आ रहा है, तो इसका मतलब कौन सी धर लिया है? टीबी धर लिया। कौन सी धर लिया है? टीबी धर लिया। और टीबी धर लिया, जांच कौन करवाएंगे? एमटी टेस्ट। क्या करवाएंगे? एमटी टेस्ट। एमटी टेस्ट मतलब मॉन्टेक्स टेस्ट। क्या होता है? मॉन्टेक्स टेस्ट। ठीक है ना, मॉन्टेक्स टेस्ट करवाएंगे। और मॉन्टेक्स टेस्ट आप देखते हैं ना कि जब भी टीबी होता है किसी को, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर इंजेक्शन लगा करके और सर्कल घेर देता है ना, सर्कल घेर देता है ना। तो वो घेर दिया ना, अगर 72 घंटा के अंदर कोई भी वहाँ पर फुंसी या फूल जाए, सूजन आ जाए, उसमें कोई फुंसी वगैरह निकल जाए, तो इसका मतलब आप एमटी पॉजिटिव है, मतलब तोरा टीबी धर ले है। ऐसा नहीं बात है, बुझा रहा कि नहीं? तो ये होता है। ये कभी कभी इसमें पता नहीं चलता है। जब कभी कभी नहीं पता चलता तो उसको करवाते हैं स्पुटम टेस्ट। क्या करवाते हैं इसको? स्पुटम टेस्ट, जिसको बोलते हैं बलगम टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? बलगम टेस्ट। कभी कभी सुनते खखाड़ जांच हो रहा है, सुनते हैं ना, तो उसको बलगम टेस्ट बोलते हैं। उससे पता चल जाता है एग्जैक्टली कि उसको टीबी धर ले है कि नहीं धर ले है। और जब हो गया अगर टीबी, तब उसको कौन सा देते हैं?
स्ट्रेप्टोमाइसिन, आया समझ में। इसके अलावा और भी है क्लोरोमाइसिटिन, ये भी एंटीबायोटिक है, टीबी में नहीं है, ये भी एंटीबायोटिक है। एजिथ्रोमाइसिन, ये भी क्या कहते हैं आपका एंटीबायोटिक है। एजिथ्रोमाइसिन ये सब सर्दी जुकाम बुखार में कम करता है। चलिए ज्वारनाशक, हो सकता है आज ये पूछा रोगनाशक, कल आपको पूछेगा ज्वारनाशक, याद रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं? एंटीपायरेटिक्स। क्या बोलते हैं? एंटीपायरेटिक्स। जैसे कि पैरासीटामोल, कीटोप्रोपेन, क्या होता है? कीटोप्रोपेन, ठीक है ना। दर्दनाशक, दर्दनाशक जो होता है जिसको बोलते हैं एनाजेलिक, क्या बोलते हैं? एनाजेसिक, क्या बोलते हैं इसको? एनाजेलिक बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे कि डाइक्लोफेनिक, ठीक है, ये दर्द निवारक दवा है, दर्द में ये सब कर सकते हैं आप प्रयोग। पिरोक्सिन, ठीक है ना। एस्प्रिन, ये कई बार पूछा गया, VVIS साहब, एस्प्रिन कई बार पूछा गया ना, एस्प्रिन। और मिफेनिक एसिड, ये सारे किसका दवा है? दर्द का। ये दर्द का, ये बुखार का, ये एंटीबायोटिक है, और यहाँ पर जो है एंटीसेप्टिक है। क्लियर है साहब? चलिए आज भर इतना ही, आज का सेवा इतना ही, नेक्स्ट डे हम लोग देख लेंगे।